हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलाइस के न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आपको यहां पर मिलती हैं क्लियर और लाइव न्यूज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सांसद डॉक्टर वी शिवदासन ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो रेलवे में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की पीड़ा को समझें और समाप्त पदों को फिर बहाल करें। डॉक्टर वी शिवदासन ने रेलवे में 72,000 पद समाप्त करने के फैसले को जले पर नमक छिड़कने जैसा बताया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक रेलवे ने पिछले 6 सालों में 72,000 से ज्यादा पदों पर खत्म कर दिया है। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक इनमें से ज्यादातर पद ग्रुप सी और ग्रुप डी से जुड़े हैं, जो अब आधुनिक टेक्नोलॉजी की वजह से बेमानी हो गए हैं। रिकॉर्ड में साफ तौर पर लिखा है कि उपरोक्त पदों पर भविष्य में कोई भर्तियां नहीं होगी। सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद ने शनिवार को इन्हीं पदों पर भर्तियों को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर रेलवे में समाप्त पदों को फिर से बहाल करने का अनुरोध किया है। सांसद डॉक्टर वी शिवदासन ने पत्र में लिखा है कि मैं भारतीय रेलवे में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के सामने आने वाले संकट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि देश के सबसे बड़े नियोक्ता रेलवे ने पिछले 6 वर्षों में 72,000 से अधिक रिक्तियों को समाप्त कर दिया है, जिनमें से अधिकांश ग्रुप सी और डी के पद थे। दस्तावेजों के हवाले से उन्होंने आगे लिखा कि दस्तावेजों से ये समझ आता है कि रेलवे के 16 जॉन ने वित्तीय वर्ष 2015 से 16 से 2020 से 21 के दौरान 56,888 पदों को सरेंडर किया है, जिसमें से 15,495 और करने के लिए निर्धारित हैं। उत्तर रेलवे ने जहां 9,000 से अधिक पदों को सरेंडर किया है, वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे ने लगभग 4,677 पदों को छोड़ दिया है। दक्षिणी रेलवे ने 7,524 और पूर्वी रेलवे ने 5,700 से अधिक पदों को समाप्त कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा, जैसा कि आप जानते हैं, हाल में देश के कई हिस्सों में रेलवे भर्ती में अत्यधिक देरी के खिलाफ भारत के करोड़ों युवाओं को विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ऐसे में इतनी अधिक संख्या में रेलवे पदों को समाप्त करना उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि रेलवे के नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की दुर्दशा पर विचार करें और रद्द की गई रिक्तियों को बहाल करने पर गौर करें। इंसान के हाथ जब कोई बढ़िया डील लग जाती है तो वो बार बार उसके बारे में बात करना चाहता है। सस्ते में मिली, फायदे में मिल गई, वगैरह वगैरह। एलन बेया यानी एलन मस्क ने भी कुछ दिन पहले एक डील की, ट्विटर वाली, और तब से लगभग रोज उससे जुड़ी कोई ना कोई अपडेट बता ही रहे हैं। ताजा बात जो बताई वो ये है कि ट्विटर की लीगल टीम ने उन पर गिर प्रकटीकरण समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। एलन मस्क और ट्विटर की डील से जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे पहले मस्क ने कहा था कि वो ट्विटर की 44 बिलियन की डील को अस्थायी तौर पर होल्ड कर रहे हैं। इस फैसले का कारण भी उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी टीम ट्विटर अकाउंट के 100 फॉलोअर्स की रैंडम सैंपलिंग करेगी। उन्होंने कहा था कि कोई भी सेंसिबल रैंडम सैंपलिंग प्रोसेस ठीक नहीं है, इसलिए वो सैंपल साइज 100 रख रहे हैं, क्योंकि ट्विटर इसी साइज से फेक, स्पैम, डुप्लीकेट अकाउंट को कैलकुलेट करता है। डील के बाद से जारी डील देने वाली बातें वहीं डील होने के साथ ही विवाद की शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि मस्क के ट्विटर खरीदते ही कंपनी के कई बड़े चेहरों की विदाई होगी। इसमें कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल, ट्रंप का अकाउंट बैन करने वाली विजया गडे नामों पर अंदाजा लगाया जा रहा था। एलन मस्क ने ये इशारा भी दिया था कि वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट रिस्टोर कर देंगे। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और एलोन मस्क, हालांकि इन सब के बीच पराग अग्रवाल की ओर से भी ट्वीट्स की झड़ी सामने आई थी। इसमें उन्होंने कई बातें कहीं। मोटा माटी ये दावा किया कि वो कंपनी के अच्छे भविष्य के लिए लगातार काम करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि डील के बाद कंपनी से 2 अधिकारियों को निकाल दिया है। अंत में बता दें कि मस्क ट्विटर डील पर संकट तो दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरफ से इसे कैंसिल करने की बात नहीं की गई है। शायद इसकी वजह ये भी है कि जो भी पार्टी इस डील से पीछे हटेगी उसे $1 बिलियन का जुर्माना भी देना होगा। जर्मनी के विदेश मंत्री बोले, हमें यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो के चीफ जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने दावा किया है कि रूस से यूक्रेन जंग जीत सकता है। स्टोल्टेनबर्ग ने बर्लिन में एक बैठक के दौरान नाटो देशों से यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजने का आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि यूक्रेन इस युद्ध को जीत सकता है। यूक्रेनियन बहादुरी से अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें यूक्रेन को अपना समर्थन देना जारी रखना चाहिए। स्टोलटेनबर्ग ने बर्लिन में नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस योजना के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उस तरह से युद्ध जारी नहीं है। स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में विफल रहा। रूसी सैनिक खार्किव से पीछे हट रहे हैं और डोनबास में उनका आक्रमण रुक गया है। नाटो देश यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए तैयार हैं। बेरबॉक इस बैठक में जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक ने कहा कि नाटो देश यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं ताकि रूसी सैनिकों को पीछे हटाने में यूक्रेन को मदद मिल सके। बेरबॉक ने कहा कि हम सहमत हैं कि जब तक यूक्रेन को आत्मरक्षा के लिए जब तक हमारे समर्थन की आवश्यकता है, तब तक हमें अपने प्रयासों में विशेष रूप से सैन्य समर्थन के मामले में न तो झुकना चाहिए और नहीं छोड़ना चाहिए। स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि फिनलैंड की ओर से घोषणा की गई है कि वह नाटो में शामिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि फिनलैंड की सदस्यता हमारी साझा सुरक्षा को बढ़ाएगी। साथ ही इससे यह मैसेज आएगा कि हर किसी के लिए नाटो का दरवाजा खुला है। बता दें कि फिनलैंड और स्वीडन तब से नाटो में शामिल होने के प्रयास कर रहे हैं जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की थी। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार फिनलैंड और स्वीडन की नाटो सदस्यता का समर्थन करेगी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लखनऊ में कहा कि अमेरिका के साथ अपनी 2+2 वार्ता के दौरान भारत ने यूक्रेन रूस संकट पर अपने संतुलित दृष्टिकोण की चर्चा की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका की ओर से इसका कोई विरोध नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है कि हम सभी के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों के साथ डिनर मीटिंग करेंगे। ये डिनर लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले पर होगा। योगी के दूसरी बार सीएम बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार उनके घर जाएंगे। योगी ने सभी मंत्रियों को सोमवार की सुबह तक लखनऊ पहुंच जाने को कहा है। दिल्ली जाकर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को इस भोज के लिए न्योता दिया था। पीएम मोदी दूसरी बार यूपी के सीएम के घर पर डिनर करेंगे। बुधवार पूर्णिमा के मौके पर 16 मई को पीएम मोदी भगवान बुधवार की जन्मस्थली नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। वहां से लौटकर वे यूपी के कुशीनगर एयरपोर्ट आएंगे। लौटते समय कल शाम को वे लखनऊ में रुकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रखे गए डिनर के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस भोज में योगी के सभी 52 मंत्रियों को बुलाया गया है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक को भी बुलाया गया है। इसके अलावा सभी कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और राज्य मंत्रियों को भी इस डिनर में बुलाया गया है। सीएम के सरकारी घर 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित इस डिनर की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आईबी और यूपी पुलिस के सीनियर अफसरों ने आज एयरपोर्ट से लेकर सीएम बंगले तक सुरक्षा इंतजाम का मुआयना किया। पीएम सुनेंगे सबकी मन की बात डिनर से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की योगी मंत्रिमंडल के साथ करीब 3.5 घंटे तक बैठक होगी। इसमें सभी 52 मंत्री बारी बारी से अपने मन की बात रखेंगे। सबको अपनी बात रखने के लिए 3-3 मिनट का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम का भी छोटा भाषण होगा। फिर पीएम भी मंत्रियों को शासन चलाने का मंत्र देंगे। 2024 के आम चुनाव हैं लक्ष्य। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अपनी सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों की चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी योजनाओं पर चर्चा होगी जिसमें यूपी का कामकाज बहुत अच्छा रहा है। कुछ ऐसी योजनाओं पर भी बात होगी जिसमें कामकाज ठीक नहीं रहा है। ऐसा माना जा रहे हैं कि पीएम मोदी चाहते हैं कि 2024 चुनाव से पहले कामकाज बुलेट की रफ्तार से हो। दूसरी बार पीएम मोदी करेंगे योगी के घर डिनर। पीएम मोदी के स्वागत में लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सीएम योगी के 10 तो दोनों डिप्टी सीएम के 5-5 पोस्टर लगाने को कहा गया है। बाकी सभी मंत्रियों के भी 2-2 होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। इससे पहले 20 जून 2017 को पीएम मोदी ने योगी के घर डिनर किया था। इसमें विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया गया था। तब मायावती और अखिलेश यादव तो नहीं आए थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव डिनर में मौजूद रहे।
अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक सरकार ने देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत को काबू करने के लिए ये कदम उठाया है। हाल ही में गेहूं के निर्यात की मांग में जबरदस्त उछाल आया है और इस साल गेहूं की फसल भी थोड़ी कमजोर हुई है। भारत ने 13 मई को तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के गेहूं, हाई प्रोटीन दुरुम से लेकर सामान्य नरम रोटियों के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी गेहूं के निर्यात को फिर से प्रोहिबिटेड श्रेणी में डाल दिया है। गेहूं पर लगी अचानक निर्यात रोक ऐसे वक्त में लगाई गई है जब 12 मई को आए आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अप्रैल में 7.79% पर पहुंच गई। ये दर 8 साल के सबसे उच्च स्तर पर है। वहीं खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 8.38% हो गई है। बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति को अगर अभी अलग भी रखें तो यह निर्णय इसलिए भी लिया गया है क्योंकि इस साल सरकार की गेहूं की खरीद 15 साल के सबसे निचले स्तर पर है। इस साल सरकार ने अब तक केवल 1.8 करोड़ मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। वहीं साल 2021 से 22 में 4.3 करोड़ मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार से बात करते हुए विपणन सचिव BVR सुब्रमण्यम ने कहा, दुनिया में गेहूं की बढ़ती मांग और आने वाले वक्त में होने वाली संभावित कमी को देखते हुए अगर लोग अनाज का भंडारण करने लगते हैं, इसलिए ऐसा न हो तो हमने निर्यात पर रोक लगाई है। इस फैसले से ये सुनिश्चित होगा कि भारत में ऐसा न हो। वहीं गेहूं के विक्रेताओं का कहना है कि इस कदम से गेहूं के दाम को स्थिर करने में मदद मिलेगी। आधिकारिक डेटा के मुताबिक 8 मई तक 1 किलो आटे के दाम 33 रुपए था। इसकी बीते साल से तुलना करें तो यह कीमत 13% ज्यादा है। बीते वित्त वर्ष यानी 31 मार्च 2022 को पूरा होने वाले वित्त वर्ष में भारत का गेहूं निर्यात 2.05 अरब डॉलर की कीमत के साथ 72 लाख मैट्रिक टन था, जो अब तक का सबसे ज्यादा निर्यात है।